हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं लूसेंट का पॉलिटी एंड ये जो क्लास चलेगी इस हिसाब से चलेगी कि 95% जो चीजें होंगी वो क्लास के दरमियान ही, मतलब कि ड्यूरिंग क्लास यू विल रिमेम्बर ऑल द टॉपिक्स। तो बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल बड़े आराम से हम लोग इस क्लास को लेके चलेंगे एंड विथ फुल कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है आपको भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। मतलब वैसे तो हम अपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन आखिरकार जब हमारे पास संविधान नहीं था और हम एक राजतंत्र देश हुआ करते थे, जब राजा के तंत्र ही यहाँ पर सभी सिस्टम को चलाते थे, तो क्या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, अचानक से डेवलप हो गए? इसकी कुछ पृष्ठभूमि रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक नंबर 1 जो है यही कुछ बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय संविधान का डेवलपमेंट हो रहा है। वैसे तो ये टॉपिक है बहुत बड़ा, क्योंकि ये 1-2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 100-200 साल लग जाते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप होने में। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है वह ब्रिटिश रूल से जुड़ा हुआ है। आगे चल के आप समझेंगे कि 80% के आसपास की जो रूल्स हैं वो हमने ब्रिटिश रूल से ही लिए हैं, या तो थोड़ी बहुत उसमें हमने मॉडिफाई कर दिया, या फिर जैसे वो था उसको वैसे ही हमने अपना लिया। 1757 में एक प्लासी की लड़ाई होती है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। जैसा कि हमने बताया कि A to Z सारी चीजें आपको क्लास में ही याद होंगी। तो 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, जो अंग्रेजों को भारत में अपना पैर फैलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। जिसमें से पहली लड़ाई है प्लासी की लड़ाई। ओके, अब एक प्लासी की लड़ाई और दूसरा बक्सर की लड़ाई। दूसरा क्या? बक्सर की लड़ाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प है और यहाँ पर ब है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प पहले वाला है तो एक 1757 की लड़ाई थी, यानी कि पहले प्लासी वाला हुआ, और एक जो 1764 में होती है ये दूसरी वाली बाद में होती है, अर्थात बक्सर की लड़ाई होती है। और ये दोनों जो लड़ाई है वो बड़ा ही निर्णायक होते हैं, और इन दोनों युद्ध के जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है उसने बंगाल पर अपना शिकंजा कसना स्टार्ट किया। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से वे निर्णायक युद्ध थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए और उसे भारत में, यूं कहे तो स्टार्टिंग में बंगाल में अपना पैर फैलाने में हेल्प किए, तो ये प्लासी का युद्ध था और बक्सर का युद्ध था। अब यहां से आता है, देखिए, अब समय समय पर ये कई एक्ट पारित करते हैं, ठीक है। अब आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, चाहे वो राजतंत्र हो या फिर लोकतंत्र हो, कमियां हमेशा विकास के साथ साथ चलती है।
जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे कमियां भी सामने आती है। तो जो ईआईसी था, ईआईसी मैं बोल रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ चुकी थी। जो उसके वर्कर्स थे वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उन पर जरूरत था रेगुलेट करने की। उनको उनको रेगुलेट करना अब जरूरी हो गया था। रेगुलेट मीन्स आप रेगुलेटर देखते होंगे, खास करके आपके घर में जब गैस के चूल्हे होते होंगे, गैस सिलेंडर के जो चूल्हे होते हैं, तो एक नॉब होता है जिसको रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर कहते हैं। इसका काम क्या है, हम जितना चाहें जो फ्लेम है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के उसको नियंत्रित करना। तो जब 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट, अगर इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है तो अब इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था, तो 1773 में आया था। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जितने भी कंपनी के कार्य हैं उनको नियमित रूप से चलाया जाए, अपने रूल अनुसार उसको रेगुलेट किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो ये नियंत्रित करने के लिए लाया गया था पहला कदम, ठीक है। दूसरा, इससे क्या हुआ कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कंपनी को प्रशासनिक, ध्यान समझेंगे, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों इनके कार्यों को मान्यता कब मिलती है, तो याद रखना है कि 1773। अब कैसे, कंसेप्ट क्या इसका होगा, तो देखिए, अगर हमारे आसपास के कोई भी क्राइम होते हैं तो उनको जो रेगुलेट करता है, जो उनको रेगुलेट करता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था। वही तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब कंपनी को ये एक्ट मिल रही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये तो नाम से ही, मतलब कंसेप्ट से ही पता चल रहा है कि अब ये रेगुलेट कर रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक मान्यता मिल चुका है, तभी तो ये सब कुछ रेगुलेट कर रहा है। जब तक अगर आपके हाथ में मतलब प्रशासनिक व्यवस्था ना दे, तब तक क्या आपके पास अधिकार है किसी चीज को रेगुलेट करने की, नियंत्रित करने के? बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आते हैं कि भैया ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक मान्यता कब मिल रही है उसके कार्यों को, तो जब से भाई उस मतलब उसको रेगुलेट करने की मान्यता मिली होगी। तो फिर बात आ जाती है रेगुलेट एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट कब आ रहा है, तो 1773 में। इसके बाद होता है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब ईआईसी बन गया सेंट्रल। केंद्र में कौन, ईआईसी, और ये यहां से अपने चारों तरफ के प्रशासन को क्या कर रही है, संभाल रही है। तो कुल मिला के कहें तो केंद्रीय प्रशासन की भूमिका में आ जाती है ईआईसी। ओके, अब यहां से थोड़ी सी इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब इसके पहले तक बंगाल के केवल गवर्नर होते थे। अब बंगाल के गवर्नर को हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। तो ये जो पोस्ट था गवर्नर का, अब यही पोस्ट क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। अब ऐसा क्यों, तो ये जनरल शब्द से कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि प्रशासन इनको मिल चुकी है, इनके राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को मान्यता मिल चुकी है। तो क्या अब केवल ये गवर्नर होंगे या फिर गवर्नर के साथ जनरल भी हो जाएंगे? तो जैसे ही आएगा कि गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल, उनके पद को गवर्नर से गवर्नर जनरल में कब बदला गया? तो सिंपल बात है, गवर्नर के साथ गवर्नर पहले उसको ये गवर्न करते थे, उसको बस मतलब कि चलाते थे, बट अब गवर्नर के साथ साथ जनरल भी हो चुके हैं। तो ये जनरल शब्द एक प्रशासनिक नाम के अंतर्गत दायरे में आता है। तो ये जैसे ही आया कि गवर्नर जनरल वाली पोस्टिंग कब से मतलब इनको मिल रही है, तो आपको सीधे माइंड में रखना है जब से ये प्रशासनिक कार्यों को क्या करने लगे होंगे और उनको मान्यता मिल चुकी होगी। तो सिंपल इससे हम रिलेट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को। तो हमें क्या करना है ना, बस ऐसे ही कंसेप्ट माइंड में डेवलप करना है। गवर्नर जनरल
पहले तक तो गवर्नर थे, अब गवर्नर के साथ जनरल आ रहे हैं, मतलब कि ये अब क्या उनके पास इतनी पावर आएगी कि वो एक एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करेंगे, मुख्य अधिकार इनके पास होंगे एंड बाकी प्रशासनिक कार्यों को ये सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो गवर्नर जनरल हो जाएंगे जब इनको इनके प्रशासनिक कार्यों की मान्यता मिल जाएगी। ओके, अब इस एक्ट के तहत जब मतलब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, तो पहला कौन सा व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल बना, तो वह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो भारत में सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, वो बंगाल के जो गवर्नर पद था उसको गवर्नर जनरल के रूप में जब मान्यता दी जाती है, तो फर्स्ट ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल के पोस्ट पर आता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। एक और चीज यहाँ पर ये हमेशा याद रखना होगा, बंगाल, मुंबई और मद्रास ये तीन ऐसे इलाके थे जहां से ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट करती है। मतलब अगर यूं बोले कि ये भारत का मैप है, ठीक है, ऐसे जो भी है, ठीक है, तो एक तो मद्रास, मद्रास ले लें, दक्षिण भारत के लिए मद्रास, एक तो कलकत्ता ले लें और एक क्या ले लें, मुंबई। मतलब ये ट्रायंगल तो आप देख ही रहे होंगे, ऐसे ये पूरे भारत को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो अब सेंटर क्या, ये सबसे ज्यादा इनको पावर कहाँ थी, बंगाल वाले को, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। सबसे ज्यादा पावर कहाँ के गवर्नर को था, तो बंगाल के गवर्नर को। अब गवर्नर जो बंगाल के जो गवर्नर थे, इनके पद को अब गवर्नर ना करके इनको गवर्नर जनरल कर दिया जा रहा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बंगाल के गवर्नर को पावर क्या है, बाकी मद्रास एंड मुंबई के पावर गवर्नर के पावर से ज्यादा है, ठीक है। मतलब एक मद्रास है, एक मुंबई है और एक बंगाल, तीनों के गवर्नर है और तीनों का काम है गवर्न करना इंडिया को। लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो सिंपल बात है कि इनके पास पावर भी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, तो मुंबई के गवर्नर एंड मद्रास के गवर्नर के। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब अच्छा, ये अगर कभी आ जाएगी क्या मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, जी नहीं। सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी, तो बंगाल के गवर्नर के पास, क्योंकि वही बन रहे हैं आगे चल के क्या, गवर्नर जनरल। ओके, चलिए, इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी एक ऐसा सरकार बन रहा है जिसमें एक गवर्नर जनरल है एंड 4 उसके परिषद के सदस्य थे। उसके परिषद में कितने अन्य सदस्य थे, 4। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब एक गवर्नर जनरल एंड उस परिषद के सदस्य कितने हो गए, तो 4 हो गए, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से क्या करते थे, संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में अगले ही साल, जैसे कि आप जानते हैं कि 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट कब, 1773 में। तो अब इनके प्रशासनिक कार्यों को मान्यता भी मिल चुका है, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता भी मिल चुका है, ये तो आप देख लीजिए। तो प्रशासनिक कार्यों को जब मान्यता मिल चुकी है, तो प्रशासन को चलाने के लिए भाई साहब आपके पास हाई कोर्ट तो चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो चाहिए। तो यहाँ पर मिल रहा है एक सुप्रीम कोर्ट। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। कौन, सर एलिजा इम्पे। इम्पे अगर याद रखते हैं तो काफी है। बाकी जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड।
इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, ये बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन आ जाएगा कोलकाता में क्या हुआ था। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हो रही है, सीधे माइंड को दौड़ा के ले जाना है कि भाई साहब उनको एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत कब पड़ी होगी, कब पड़ी होगी, तो भाई साहब जब वहां पर प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, अब जब आपके पास प्रशासन ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तो हैंडल करेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम है बस जो अपराध है, जो अपराध किए हुए हैं, उन अपराधी को अपराधी या फिर गैर अपराधी साबित करना। फिर अपराधी और गैर अपराधी मतलब इन केस को लेगा कौन, तो प्रशासन लेगी। ठीक है, तो सिंपल बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट बनेगा कब, तो जब यहाँ पर प्रशासनिक मान्यता प्राप्त होगा। मतलब कि यूं कहे तो 1773 में आपका आ जा रहा है क्या चीज, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत इनको मिल जा रहा है प्रशासन की सुविधा, प्रशासन की सुविधा, और इसी के साथ साथ इनको मिलेगा अब सुप्रीम कोर्ट। ओके, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1774 में। तो आई होप कि शायद अब आपको ये चीज याद करने में थोड़ी सी सहूलियत मिली होगी। चलिए, इसके तहत क्या होता है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, अब हम जब कंट्रोल कर रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे जाओ तुम फ्री हो अपना व्यापार करो, ऐसा नहीं ना। तो इनको निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार लेना व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। क्योंकि ये क्या करते थे, कंपनी में काम नहीं करते थे और प्राइवेट अपना काम, तब कंपनी से ज्यादा ध्यान कहाँ, अपने प्राइवेट कामों पर, ताकि ये डबल मुनाफा कमा सके। और कंपनी को ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया ही पड़ना था, क्यों क्यों लाना पड़ा था, तो इसलिए ताकि वो उनको रेगुलेट कर सके। अब आगे हम देखते हैं 5वां नंबर। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब चलिए, कंपनी तो इतना सब कुछ कंट्रोल कर रही है, तो क्या ब्रिटिश सरकार इन कंपनी को कंट्रोल नहीं करेगी। मतलब कंपनी ही तो ब्रिटेन नहीं है या ब्रिटिश सरकार नहीं है। ब्रिटेन में बहुत सारे कंपनियां थी, जिसमें से एक थे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल रहा है, इनके प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल रहा है, इनके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है, फिर तो ये मनमाना करेंगे ना जी। बिल्कुल, अगर पूरी पावर इनको दे दिया जाए तो ये तो मनमाना करेंगे। सो इनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से ये कंपनी पर नियंत्रण कर सकते थे। नियंत्रण मतलब रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट केवल EIC के लिए नहीं बनता है, EIC के कर्मचारियों के लिए नहीं बनता है, अपितु ये ब्रिटिश सरकार द्वारा खुद इस कंपनी पर नियंत्रण के लिए भी बनाया जाता है। आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेटलमेंट मतलब लो ना भाई, कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लो, ऐसा ये चीज तो आपके माइंड में आता होगा। तो ये सेटलमेंट कहाँ होगा, तो काशी में होगा। तो ये काशी याद रख लीजिएगा कि 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और सेटलमेंट में कुछ खास नहीं था। इसमें क्या था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अब तक हमने क्या देखा था कि 3 प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास एंड बॉम्बे। तो बॉम्बे के जो गवर्नर है, इनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बट जो बॉम्बे थे एंड मद्रास थे, तो फिर अभी तो इनके पावर को बढ़ाया नहीं गया था, तो क्या ये उनके अधीन जाएंगे या क्या होगा। हालांकि इनको तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनके अधीन 1773 में ही कर दिया गया था, बट 1781 में सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। और ये चीज क्लियर हो जाती है कि
अब बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, इन दोनों के लिए भी रूल्स कौन बनाएंगे, कानून कौन बनाएंगे, एक्ट कौन बनाएंगे, तो बंगाल बनाएंगे। बंगाल के तहत, बंगाल के अंडर में पहले से ये जो दो बाकी प्रेसिडेंसी थी वो तो 73 में ही आ चुकी है। तो अब बच रहा है बिहार और उड़ीसा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, बस यही होता है कि बिहार और उड़ीसा के लिए भी, अब देखिए पहले तक जहां ये तीन तक थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, अब इनके पावर को, यानी ये कहे तो साम्राज्यवाद को बढ़ाया जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कि अब बंगाल के साथ, ये जो बंगाल है ये बिहार के और उड़ीसा के लिए भी विधि का निर्माण कर सकेंगे। 1784 इस समय आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 इस समय क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट से ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, पीट पाट के दोहरे प्रशासन, पीटने के लिए दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो रहा है। किसके तहत, तो जब भी बात आएगा दोहरे प्रशासन किसके अंतर्गत आ रहा है, तो दोहरे प्रशासन यानी कि दो प्रशासन आएंगी एंड आपको पीट पाट के ठीक कर देगी। तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो भैया देखो बिहार वालों, बिहारियों और उड़ीसियों यानी कि उड़ीसा वालों, तुम भी सेटलमेंट कर लो और तुम्हारे लिए भी एक्ट कौन बनाएंगे, विधि कौन बनाएंगे, कानून कौन बनाएंगे, तो बंगाल वाले बनाएंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये है। और ये सेटलमेंट होगी कहाँ, तो काशी में होगी, यानी कि 1781 में। ठीक 3 साल बाद आता है 1784, और इस 1784 के एक्ट को क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स से याद रखिए कि पीट पाट के प्रशासन वाले क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो दोहरे प्रशासन की यहाँ पर नींव पड़ती है, जिसमें से पहला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब, 1773 में ही हो चुके हैं ना, मतलब कंपनी अपने सभी चीजों को रेगुलेट कर रही है, तो कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी, कि इसको EIC को। तो ये तो पहले से है, बट अब क्या हो जा रहा है ना कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ना केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इससे एक अन्य गठन किया जाता है और उसको कर दिया जाता है राजनीतिक मामलों के लिए। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों मामले देखते थे, व्यापारिक मामले एंड राजनीतिक मामले दोनों, मतलब यूं कहे तो सब कुछ मिला जुला था। बट जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये दोहरे प्रशासन का प्रारंभ करता है एंड इसके तहत दोहरे प्रशासन लागू होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, माइंड से अगर कभी जाए तो आजकल व्यापारिक वाले लोग ही क्या लगाते हैं, डायरेक्टर ये, डायरेक्टर वो, डायरेक्टर फलानवा सिंह, डायरेक्टर ये, मतलब जो कुछ भी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पूरे देश को कंट्रोल तो नेता ही लोग करते हैं राजनीतिक के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस मामले के लिए बनाया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया राजनीतिक मामले के लिए। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर व्यापारी वाले होंगे, तो ये याद रख लीजिएगा। अब आता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, अब ध्यान समझिएगा। 93 में चार्टर एक्ट आता है, पहला चार्टर एक्ट, ये माइंड में रख लीजिएगा कब आता है, तो 1793 में। मतलब सबसे पहली बार जो रेगुलेटिंग एक्ट आती है 1773 में आती है, एंड पहली बार जो चार्टर एक्ट आता है वो ठीक इसके 20 साल बाद यानी कि 1793 में आता है। ठीक है, 1793 का जो एक्ट है वह चार्टर एक्ट है, 84 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, 81 का जो है सेटलमेंट है काशी में, 73 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट है, तो 93 क्या है, चार्टर एक्ट है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, चार्ट बनाएंगे एक हम, सबको वेतन कहाँ से देंगे, तो नियंत्रण बोर्ड के, यानी कि ये हम लोग देखे हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन जो है
वेतन जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। बस एक चार्ट बनाई गई, ऐसे कंसेप्ट माइंड में रख लीजिए कि बस एक रिलेट कर लेना है कि एक चार्ट बनाई गई, क्या बनाई गई, एक चार्ट बनाई गई और उस चार्ट में किसका किसका वेतन जब मतलब देना है भाई, कहाँ से देंगे, तो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। एक और चार्टर एक्ट आता है 13 का। चार्टर एक्ट अब तक जो हमने देखा वो लास्ट में 3 है। चार्टर एक्ट एक 1813 में आता है। अब इसकी विशेषताएं, इसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्ट आती हैं 1813 का। तो आई थिंक कि नेक्स्ट जो क्लास होंगी वो नेक्स्ट एपिसोड में होंगी, क्योंकि कुछ अभी इशू आ रहे हैं, मैं उसी टाइम से फेस कर रहा हूँ। बाकी आसपास के थोड़े से नॉइज हैं, बस वही इशू है। तो फिर लेते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अलविदा।